बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी और एंड होने वाला है अभी। इसका टॉपिक कौन सा है? गैशियस एक्सचेंज इन अल्वियोलाई। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। तो यहाँ तक पहुँच गए हम। जो बच्चे शुरू से ये वीडियो, अभी पता नहीं छठी सातवीं आठवीं कौन सी वीडियो आ चुकी है इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा गैशियस एक्सचेंज वाला। बहरहाल जो बच्चे शुरू से एक एक वीडियो को तरीके से देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वीडियो की तरतीब वही है जो कि आपकी बुक की है, उसके चैप्टर की है और उनमें मौजूद हेडिंग्स की है। इस बात का ख्याल रखें। हर टॉपिक जो आपकी बुक के चैप्टर में नंबर 1 में मौजूद है, तरतीब से मैंने पहला टॉपिक लिया है, दूसरा लिया है, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरतीब से ये 1.5 है गैशियस एक्सचेंज इन अल्वियोलाई, ताकि आप लोग भटकें ना। ठीक है, तो जो बच्चे तरतीब से सारी वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो चैप्टर का क्लियर हो रहा होगा। जो बच्चे बीच में आ रहे हैं, अचानक ये वीडियो देख ली, तो फिर वो थोड़े सी परेशानी का शिकार होंगे। बहरहाल अल्वियोलाई आपको याद होगा। अब यहाँ पर हम ख़ास तौर पे इसको देख रहे हैं। अल्वियोलाई को हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट स्टॉप था। ठीक है, लास्ट स्टॉप था किसका? इससे पहले वाली और उससे पहले वाली वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन वाली थी, और उससे पहले वाली वीडियो थी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके अंदर ख़ास तौर पे हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के बाद जो एंड आता है अल्वियोलाई का, अल्वियोलाई वो जगह है, माइक्रोस्कोपिक पाउचेस हैं ये, पहले आपको ये पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोपिक हैं और पाउच है। पाउच का मतलब आपको पता है क्या है? छोटी छोटी सी थैलियाँ हैं, लेकिन ये माइक्रोस्कोप है, आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, और पूरे के पूरे लंग्स जो हैं, पूरे के पूरे जो है वो लंग्स आपके जो हैं, दोनों लंग्स, वो इन्हीं माइक्रोस्कोपिक पाउचेस से मिल के बने हैं। ये आपको पता होना चाहिए, पूरे लंग्स आपके। ठीक है, जैसे कि अंगूर के आप बुक में देखें तो पिक्चर आपको नज़र आएगी, बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह के हैं ये। ठीक है, इस तरह से। तो ये अल्वियोलाई जो हैं ये पाउचेस हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं। और यहाँ पर हो क्या रहा है? ये वो जगह है, ये वो पाउचेस हैं, ये वो जगह है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। ये भी मैं तफसील से पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये रेस्पिरेटरी सरफेस जो है इंसानों के अंदर, वो ये है अल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सरफेस है। ठीक हो गई बात? तो रेस्पिरेटरी सरफेस है, तो आपको पता है रेस्पिरेटरी सरफेस का क्या काम है। ये वो सरफेस है जहाँ पर गैशियस एक्सचेंज का काम होना है। एक्सचेंज, लेन देन का काम होना है। इस जगह से आप ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाने के बाद ब्लड में जो शामिल होगी वो इस जगह से होगी। ब्लड में जो शामिल होगी वो इस जगह से होगी। ब्लड में ये जाएगी ऑक्सीजन, यहाँ से एयर नहीं जाएगी। एयर का काम आपके अल्वियोलाई तक था, यहाँ तक एयर पहुँचेगी ज़रूर, लेकिन उसके बाद एयर नहीं जाएगी ब्लड में, ये याद रहे। एयर में से ऑक्सीजन जाएगी ब्लड में। क्यों? क्योंकि ये जो अल्वियोलाई हैं, अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं एक अल्वियोलाई आपको, ये इस अल्वियोलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इस तरह से ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो रैप अप हुई होती है, जैसे टॉफ़ी के ऊपर रैपर नहीं होता, चढ़ा हुआ होता है, बिल्कुल इसी तरह ये इस अल्वियोलाई के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं, रैप अप हुई हुई होती है। क्या? ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज भी आपको पता होना चाहिए क्या है। ब्लड कैपिलरीज, अब देखें कॉमन सेंस हमारा ये कहता है कि अगर अल्वियोलाई, ये माइक्रोस्कोपिक पाउचेस जो हैं, ये अगर माइक्रोस्कोपिक हैं, माइक्रोस्कोप से ही नज़र आ सकते हैं, और ये अल्वियोलाई जो पाउच हैं यही असल में रेस्पिरेटरी सरफेस है। मतलब यहीं से जो है वो लेन देन होना है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से गुज़र के ब्लड में जाएगी, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गुज़र के लंग्स में आएगी। दोबारा सुन लीजिए, अल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है वो एयर में से निकल के ब्लड में जाएगी, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के लंग्स में आएगी।
याद रहे लंग्स में एयर अभी मौजूद है, एयर मौजूद है, ये मत भूलिएगा। ये जो आपने सांस लिया ना, इसको यहीं रोक दें फ़िलहाल। तो ये जो आपने सांस लिया है, एयर चली गई, एयर अभी मौजूद है, पूरे लंग्स में एयर मौजूद है और अल्वियोलाई के पास भी एयर मौजूद है, ठीक है, वो एयर कहीं नहीं गई, ठीक है। और उसी एयर में से ऑक्सीजन जो है वो निकल के कहाँ चली गई, ब्लड में चली गई, और उसी वक्त ब्लड से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के दोबारा उसी एयर में आ गई। अब आप इस एयर को क्या करेंगे, आप इसको बाहर निकालेंगे। पहले आपने क्या किया था, अब आप क्या करेंगे, इस एयर को जो आपने बाहर निकाला है, अब इस एयर के अंदर जो है वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद है। ऑक्सीजन चली गई है ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी। क्लियर हो गई ये बात। अब जब हम ब्लड को बोलते हैं तो ब्लड जो है वो कैरियर तो है, कैरियर मतलब लेके जाने वाला, कैरी करने वाला चीज़ों को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी वो कैरी कर रहा है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड घूम रहा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो ये गाड़ी की तरह है ब्लड जो है, और इसके ऊपर बैठ के ये ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी में आपके घूमते फिर रहे हैं। समझ में आ रही है बात। लेकिन आपको पता है कि अगर ब्लड को हम कहते हैं कि ये एक गाड़ी है, तो गाड़ी के लिए रास्ता भी तो चाहिए, रास्ता। गाड़ी कहाँ चलेगी, हवा में तो चलने से रही भाई, रास्ता भी तो चाहिए ना। तो वो जो रास्ते हैं वो क्या हैं, मैं आपको बता देता हूँ, उनको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर एक दूसरा सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका हिस्सा है ब्लड। ब्लड जो है, खून जो है, वो इसका हिस्सा है। तो ब्लड वेसल्स कहते हैं खून की नालियों को, ब्लड वेसल्स। पाइपलाइंस ऑफ ब्लड, पाइपलाइंस आप ये कह लें, पाइपलाइंस। ये वो पाइपलाइंस हैं जिस तरह हमारे घरों में पानी की लाइंस का नेटवर्क बिछा हुआ होता है ना पूरा, ऊपर छत पे टैंक लगा हुआ है, टैंक से जो है वो, ये टैंक छत पे लगा हुआ है और टैंक से जो है वो पानी की पाइप्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं प्लास्टिक के। ये पाइप किचन में भी जा रहा है, ये पाइप जो है वो आगे जाके वॉशरूम्स में जा रहा है, ठीक है। एक पाइप जो है वो वॉश बेसन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से टैंक से पानी इन सब जगहों पे पहुँचता है। तो पानी जो पहुँच रहा है सब जगहों पर, किन रास्तों से गुजर के पहुँच रहा है, इन पाइप्स के ज़रिए पहुँच रहा है, और इन पाइप्स को आप कहते हैं वाटर पाइप्स। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से ये वाटर पाइप्स आपके घर के अंदर जो हैं, इन वाटर पाइप्स का एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। और ये वाटर पाइप्स हर उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर आपको पानी की ज़रूरत है, जैसे कि किचन है, वॉशरूम है, वॉश बेसन है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये पाइपलाइंस का नेटवर्क जो है वो बिछा हुआ है सब जगहों पर, पूरी बॉडी में, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पूरी बॉडी में, सर से लेके पैर तक पूरी बॉडी में ये पाइपलाइंस बिछी हुई हैं। ये पाइपलाइंस जो हैं ये ब्लड वेसल्स कहलाती हैं, ब्लड वेसल्स। इनको उर्दू में कहा जाता है खून की नालियाँ, ठीक है। ये 3 तरह की होती हैं। इनकी टाइप्स देख लें, ये भी साथ साथ आप समझना, टाइप्स देख लें। आर्टरीज, दूसरी होती हैं वेन्स, और तीसरी जो टाइप है वो कैपिलरीज कहलाती है, कैपिलरीज। ये जो 2 हैं आर्टरीज, आर्टरी आपसे कुछ पूछे कोई आर्टरी क्या है भाई, अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल। वेन पूछे वेन क्या है, अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल। कैपिलरीज कोई पूछे तो क्या है, अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल। लेकिन आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज में बुनियादी फ़र्क क्या है। आर्टरीज जो हैं ये विजिबल हैं, वेन्स भी विजिबल हैं। ये दोनों आपको अपनी आँख से नज़र आ सकती हैं, जिनको हम नॉर्मली नसें कहते हैं। आप अपने हाथ पे देखें, आपको नसें नज़र आ रही हैं, तो ये नसें जो हैं वो इनमें से कोई या तो आर्टरी होगी या वेन होगी, कैपिलरी नहीं होगी, ब्लड कैपिलरी नहीं होगी। वजह क्या है, क्योंकि ये इनविजिबल हैं, ये माइक्रोस्कोपिक हैं, ये सिर्फ आपको माइक्रोस्कोप से ही नज़र आ सकती हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं ये कैपिलरीज, जिनको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। तो ब्लड तीनों में होता है, आर्टरीज में भी ब्लड है, वेन्स में भी ब्लड है, और ब्लड कैपिलरीज में भी ब्लड मौजूद है। तो ब्लड जो आपकी पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ये ब्लड की गाड़ी जो है वो पूरी बॉडी में आपके घूम रही है, सर्कुलेट कर रही है,
तो वो जिन रास्तों से गुजर रही है, जिस पाइपलाइन से ये ब्लड फ्लो कर रहा है, उन पाइपलाइंस को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। और ये 3 तरह की पाइपलाइंस हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, जिसमें से कैपिलरीज जो है माइक्रोस्कोपिक हैं। और इन्हीं कैपिलरीज की बात यहाँ की जा रही है जब हम अल्व्यूलाई को देखते हैं। ये बहुत सारे अल्व्यूलाई मैंने यहाँ पे बना दिए। इनके ऊपर जो है वो इन अल्व्यूलाइज को रैप अप किया हुआ होता है इन ब्लड वेसल्स ने। ज़रा इसको समझिएगा, इसके साथ ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। समझ में आ रही है बात? इनके साथ ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि कपड़े होते हैं, क्लॉथ होते हैं, उनमें से नेट का कपड़ा होता है, एक नेट का, ठीक है, जाली वाला, बारीक जाली वाला कपड़ा होता है नेट का, ठीक है वो। और इनको आप अल्व्यूलाई को समझ लें, ये अंगूर के दाने हैं, ग्रेप्स हैं, और इन अंगूर के दानों को आपने लपेटा हुआ है इस नेट के कपड़े में। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही मिसाल है इनकी कि अल्व्यूलाइज जो हैं, जिनको यहाँ मैंने ये अंगूर के दानों से तशबीह दी है, इनके ऊपर जो है रैप अप हुई हुई है क्या, ये ब्लड कैपिलरीज। ये इतनी मेहनत में इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपने इमेजिन में आप क्लियर करें इस चीज़ को, कि साथ ऐसे लगी हुई हैं, ऐसे जैसे मेरी फिंगर है, ये देखें, ये ऐसे जुड़ी हुई हैं। कौन? अल्व्यूलाई, और इसके साथ ये ब्लड कैपिलरी ऐसे जुड़ी हुई हैं। सिर्फ ये याद रहे, घुसी हुई नहीं है एक दूसरे में, ठीक है, ऐसे जुड़ी हुई हैं, साथ साथ हैं बिल्कुल, कि इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है। इसको समझिएगा ज़रा। अब इनके दरमियान स्पेस नहीं है। ये एक क्या है? ये एक पाउच है अल्व्यूलाई, और ब्लड कैपिलरी क्या है? ये एक पाइपलाइन की तरह है। इस ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है अपनी जगह पर, मिक्स नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा कि ब्लड निकल के जो है वो अल्व्यूलाई में चला गया है, नहीं। इस बात को ज़रा समझिएगा। अल्व्यूलाई के अंदर एयर मौजूद है। अल्व्यूलाई के इस पाउच के अंदर क्या है? एयर मौजूद है। एयर में क्या है? ऑक्सीजन मौजूद है। और ब्लड कैपिलरीज जो हैं, इनके अंदर क्या मौजूद है? ब्लड मौजूद है। और इसी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बाद में बात करते हैं, पहले समझ लीजिए कि ये ब्लड कैपिलरीज जो इसके ऊपर रैप अप हुई हुई हैं, इनमें क्या है? ब्लड फ्लो हो रहा है, मुस्तकिल फ्लो हो रहा है। अब होगा क्या? अब ये प्रोसेस होगा जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। पिछली वीडियो में बड़ी मेहनत से मैंने आपको डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट समझाया। डिफ्यूजन होगी। डिफ्यूजन के प्रोसेस में होता ही ये है, चीज़ों की हरकत शुरू हो जाती है ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार वाली जगह की तरफ। चीज़ों की हरकत शुरू हो जाती है ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार वाली जगहों की तरफ। जहाँ ज़्यादा कंसनट्रेटेड होंगी वहाँ से मूव करके कम कंसनट्रेटेड स्पेस की तरफ चीज़ें मूव करना शुरू हो जाएंगी। पिछली वीडियो में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर तफसील से मैंने ये बात की है। अब ज़रा मुझे आप ये बताइए, ये जो पाउच है जिसके अंदर एयर मौजूद है और एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस मौजूद है, और दूसरी साइड पर ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरी इसके साथ मौजूद है जिसमें ब्लड मौजूद है। अब आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार किस जगह पर है? क्या ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन ज़्यादा है या अल्व्यूलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है? डेफिनेटली ऑक्सीजन जो है वो कहाँ ज़्यादा है? अल्व्यूलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ एयर मौजूद है। ब्लड में ऑक्सीजन है तो सही, लेकिन कम है। तो क्या होगा? ज़्यादा से कम की तरफ हरकत शुरू हो जाएगी। इसी को तो डिफ्यूजन कहते हैं हम। यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगी। कहाँ जाएगी ये ऑक्सीजन गैस अल्व्यूलाई से डिफ्यूज़ होके ब्लड में शामिल होना, नेचुरली खुद ब खुद शामिल होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, अभी भी हो रही है। ये जो आप सांस ले रहे हैं तो आप जिंदा हैं, तो ये सुन भी रहे हैं ना मुझे, तो डेफिनेटली ये काम अभी भी हो रहा है। तो इसको ज़रा समझिएगा। तो ये ऑक्सीजन गैस जो है इस तरह से आपके अल्व्यूलाई से ब्लड कैपिलरीज में मौजूद ब्लड में जा रही है। ऑक्सीजन गैस खुद ब खुद जा रही है। वजह क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती तौर पर होता है। ये पिछली वीडियो में तफसील से इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। तो यहाँ भी ऑक्सीजन गैस की खुद ब खुद मूवमेंट शुरू हो जाएगी। अब यही काम रिवर्स देखें। इसी के साथ साथ मैंने कहा ना कि एक्सचेंज का मतलब क्या है? हम कह रहे हैं गैस का एक्सचेंज होना, लेन देन होना। तो जब ऑक्सीजन जा रही है उसी वक्त ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अल्व्यूलाई में
आना शुरू हो जाएगी और अल्वियोलाई में जो एयर है उसमें शामिल होना शुरू हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा? ये भी डिफ्यूजन की वजह से भी हो, नेचुरल बात। आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है बाहर के मुकाबले में। ब्लड कैपिलरी जो है इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ज़्यादा है, और एयर जो अल्वियोलाई में मौजूद है, अल्वियोलाई में जो एयर मौजूद है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो खुद ब खुद नेचुरली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी में मौजूद ब्लड से डिफ्यूज़ होके अल्वियोलाई के अंदर जो एयर है उसके अंदर आ जाएगी। समझ में आई बात? ये प्रोसेस होगा, ये हर लम्हा प्रोसेस हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, तभी तो हम जिंदा भी हैं अभी तक। समझ में आ रही बात? इसी को तो सांस लेने का प्रोसेस कहते हैं। ये होता है गैसियस एक्सचेंज, लेन देन करना। एक गैस जा रही है, दूसरी गैस आ रही है। क्लियर हो गई ये बात? अब आप क्या करते हैं? आप एक्सहेल करते हैं। पहले आपने इनहेल किया था, सांस लिया, उसके बाद खारिज किया, इसी को तो सांस लेना कहते हैं ना। तो ये जो हवा, अब देखें, अब ज़रा एयर का कॉन्सेप्ट भी समझिएगा। गैसियस एक्सचेंज इन अल्वियोलाई का कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया। आप समझ गए कि यार कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो अल्वियोलाई में हो रही है, और अल्वियोलाई जो हैं वो क्या है? वो पाउचेस हैं, माइक्रोस्कोपिक पाउचेस। और ये अल्वियोलाई एक दो नहीं होते, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ये पाउचेस हैं अल्वियोलाई, क्योंकि ये आपके पूरे लंग्स को बनाने वाले हैं। आप अपने लंग्स को माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, बिल्कुल हाई माइक्रोस्कोप में, तो आपको ये पाउचेस, ये अल्वियोलाई नज़र आएंगे। अब एयर की बात कर लेते हैं। एक एयर है इनहेल वाली, दूसरी एयर है एक्सहेल वाली। इनहेल एयर कौन सी है? जो अंदर जा रही है, आप सांस लेना जिसको कह रहे हैं। और एक्सहेल एयर कौन सी है? जो कि बाहर आ रही है आपके जिस्म से। हमें चेक करनी है इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट, यानी कि ये कंपोज किससे हुई है? कंपोज का मतलब है किससे मिलकर बनी है, किससे मिलकर कोई चीज़ बनी है, तो हम उसको कहते हैं कंपोज। किससे मिलकर बनी है? किससे कंपोज हुई है? किससे मिलकर बनी है? ठीक है, जैसे ये मार्कर किससे कंपोज हुआ है? ये इस कैप से, इस पीछे वाले से, ये जो प्लास्टिक का इसका फ्रेम है इसमें, और अंदर जो इसके रिफिल लगी हुई है, इनसे मिलके, और ये आगे निब है, ये चारों चीज़ें कंपोज हुई हैं। और ये पीछे वाला ढक्कन, ये 5 चीज़ें कंपोज हुई हैं तो मार्कर बना है। समझ में आ गई? वो मतलब समझ आ गया कंपोज वर्ड का? इसी से वर्ड बना है कंपोजिशन। आपको पता है एयर मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसेस का। एयर के अंदर सिर्फ यही नहीं होती कि एयर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन गैस है, नहीं भाई, 79% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस कितनी है? 79%। ऑक्सीजन जो गैस है इसके अंदर, अब 79% अगर नाइट्रोजन गैस है तो ऑक्सीजन कितनी होगी? अब अंदाज़ा लगा लें, 21%। हम किसको कहते हैं? 21%। तो यहाँ पर अगर ये नाइट्रोजन गैस जो है वो 79% है और ऑक्सीजन गैस जो है वो 21% है, तो हम ये देखते हैं कि ये तो 100% हो जाता है। इसका मतलब एयर को सिर्फ इन 2 गैसेस ने बनाया? नहीं भाई, एयर को इन 2 गैसेस ने नहीं बनाया। एयर को जो है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। जो आप एयर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। अल्वियोलाई तक पहुंचेगी, क्योंकि एयर वहां तक पहुंच रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अल्वियोलाई तक पहुंचेगी, लेकिन अल्वियोलाई से आगे ब्लड में नहीं जाएगी। ठीक है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई में आएगी। वजह क्या है? डिफ्यूजन। ये तफसील बता चुका हूँ, क्योंकि ब्लड कैपिलरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है, और ये जो एयर अभी लंग्स में मौजूद है आपके, इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है इस एयर के अंदर, नाइट्रोजन गैस भी है, ठीक है, वाटर वेपर्स भी हैं, अब ये वाटर वेपर्स के आगे अगर आपने बुक में भी देखें तो लिखा होगा वर्ड वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है मुख्तलिफ, चेंज। वेरिएबल मतलब चेंज।
अगर आप डेजर्ट एरिया में होंगे ना तो वहाँ पर जो आप एयर इनहेल करेंगे वहाँ पर वाटर वेपर्स की मिकदार कम होगी। अगर आप सी साइड पे कहीं रहते हैं, समंदर के किनारे आप रहते हैं, तो वहाँ पर जो है वो एयर जो है उसमें क्या होगा, उसमें वाटर वेपर्स की मिकदार ज़्यादा होगी। तो इसीलिए ये आगे वाटर वेपर के आगे परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं लिखी हुई, बल्कि क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल, मतलब मुख्तलिफ होगी, मुख्तलिफ जगहों पर वाटर वेपर्स की मिकदार मुख्तलिफ होती है एयर में। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर अब ज़रा इसको भी समझ लीजिए, हम क्या बात कर रहे थे कि 79% और 21%, तो इस तरह तो ये 100% हो गया। तो इसका मतलब एयर इन दो से ही मिलके बनी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, स्लाइट सा वेरिएशन है इसके अंदर, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। ये एग्जैक्ट 79 नहीं है, बल्कि ये तो हमने और एवरेज लिया हुआ है 79, ये होगी तकरीबन कुछ 78.5 नाइट्रोजन गैस, और इसी तरह ऑक्सीजन गैस जो है ये 21% नहीं होगी, ये भी लगभग कोई कितनी होगी, ये होगी 20.5%, यानी कि 0.5% की गुंजाइश आप ऑक्सीजन में से निकाल लें, 0.5% की गुंजाइश आप नाइट्रोजन गैस में से निकाल लें, तो 1% लगभग बच जाता है। ये 1% सारा आपकी बाकी गैसेस वाटर वेपर को बनाता है, ये 1%, यानी कि इसी 1% के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आ जाती है, इसी 1% में वाटर वेपर्स भी आ जाते हैं। समझ में आ रही है बात? और क्या क्या चीज़ें हैं आपकी इसके अंदर? ये चीज़ें हैं जो कि आपकी गैस को बनाती हैं। आप एयर के अंदर और भी गैसेस हैं, कौन कौन सी? हीलियम गैस है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, ये जो नोबल गैसेस हैं ये भी इसके अंदर मौजूद हैं। बहरहाल, तो ये जो एयर आपने इनहेल की, ये एयर इन सारी गैसेस समेत आपके लंग्स में पहुंची, और आपके लंग्स में से आगे जो गैस गई वो सिर्फ ऑक्सीजन गैस गई, सिर्फ ऑक्सीजन गैस गई है बस। हमें परसेंटेज में कंपोजिशन देखनी है कि एयर जब गई तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी थी, और जब एयर बाहर आई तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। इनहेल करने पर ऑक्सीजन की परसेंटेज और एक्सहेल करने पर ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। आप देखें, आपके पास लिखा हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है ना, मैंने भी लिख रखा है, ठीक है, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है। तो इनहेल जो आपने ऑक्सीजन की थी वो 21% थी, और जब आपने इसको एक्सहेल किया, एयर को बाहर निकाला, तो ऑक्सीजन की मिकदार कम हो गई। ये तकरीबन कितनी हो गई, ये कितनी है भाई, 16%। अब डिफरेंस आप निकाल लें, जो एयर आपने इनहेल की उस एयर के अंदर ऑक्सीजन 21% थी, और जो एयर आपने एक्सहेल की, बाहर निकली एयर, उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है, 16%। तो इसका मतलब 5% ऑक्सीजन जो है वो कहाँ चली गई, वो अल्वियोलाई के ज़रिए आपके ब्लड में शामिल हो गई। अब देखें, एमसीक्यूज़ में यही क्रॉस क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बताइए ज़रा, अब यहाँ उन्होंने 5% नहीं बताया, ठीक है, आपसे क्रॉस को एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि बताइए एयर का कितना परसेंट, जो एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन का कितना परसेंट जो है ब्लड में शामिल होता है, एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन का कितना परसेंट ब्लड में शामिल होता है, ये बताइए। अब आप ढूंढ रहे होंगे, यार ये तो एयर ऑक्सीजन गई है तो 21% थी, आई है तो बाहर एयर में ऑक्सीजन 16% थी। अब क्या करें भाई, थोड़ा सा जहन का इस्तेमाल करें, रटें नहीं, ज़रा समझें, कॉमन सेंस की बात है। 21% जाने वाली एयर में थी ऑक्सीजन की मिकदार, और 16% वापस आने वाली एयर के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार है, तो 5% ही गया होगा ना ब्लड में ऑक्सीजन का। वेरी सिंपल। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज देखें ज़रा, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो है वो, यही सबसे दो मेजर चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो है वो है 0.03%। कब? जब इनहेल किया है आपने, ठीक है, एरो बना दिया मैंने, जब आपने इनहेल किया है, हवा को अपने अंदर लिया है, ये उस वक्त एयर के अंदर कितनी परसेंटेज थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की? 0.03%। और जब आपने एक्सहेल किया है, हवा को बाहर खारिज किया है, तो आपकी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है भाई? यहाँ मैंने लिख रखी है 4%। 4%। देखा आपने,
हवा जो जाने वाली थी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% थी, 1% कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं थी एयर में। लेकिन वो हवा जो बाहर आई उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है, 4%। समझ आ गई बात। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो 79% है अंदर जाने वाली हवा में, और बाहर आने वाली हवा में भी 79% ही है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस को कुछ भी नहीं होता, वो जैसी जाती है वैसी ही बाहर आ जाती है। वाटर वेपर्स जो है इनमें फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप जो सांस लेते हैं तो आपके ब्लड से सिर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही हवा में शामिल नहीं होती, बल्कि वाटर वेपर्स भी जो है वो हवा में शामिल होते हैं। तो आपने जो एयर ली, अंदर की आपने एयर जो ली सांस के ज़रिए, उस एयर में वाटर वेपर की परसेंटेज वेरिएबल थी, कुछ भी हो सकती है। हम सपोज कर लें 0.001% वाटर वेपर था। अब जो हवा आपने बाहर खारिज की है उसके अंदर वाटर वेपर्स की मिकदार जो है वो बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, देखें वो क्या बता रहा है, बोल रहा है सैचुरेटेड हो जाएगी। लिखा हुआ है ना आपकी बुक में, क्या लिखा हुआ है, सैचुरेटेड एयर हो जाएगी। देखें वाटर वेपर को पहले उसने क्या बोला, वेरिएबल है, ये तो मैंने समझा दिया कि मुख्तलिफ जगहों के हवाले से वाटर वेपर मुख्तलिफ होगी इसकी परसेंटेज, इसलिए उसने वेरिएबल लिखा है, चेंज होगी। लेकिन एक्सहेल एयर के लिए, वो एयर जो बाहर आ रही है आपके जिस्म से, उसमें उसने वेरिएबल नहीं लिखा, उसमें उसने एक वर्ड इस्तेमाल किया, सैचुरेटेड। ये क्या है, ज़रा तवज्जो लगा के इसको भी आप सुन लीजिए। बस 2 चीज़ों का जिक्र होना और बाकी है, ये मामला भी तमाम हो जाएगा। सैचुरेटेड किसको कहा जाता है, पहले इसको भी समझ लीजिए। सैचुरेटेड, जिसमें मज़ीद गुंजाइश ना हो, जिसमें मज़ीद गुंजाइश ना हो, जिसमें मज़ीद गुंजाइश ना हो। मिसाल के तौर पे आपने एक कप पानी लिया, पानी के अंदर आपने सॉल्ट लिया, चम्मच के ज़रिए आपने 1 टेबल स्पून चम्मच लिया, 1 चम्मच आपने इस पानी में डाला, शीशे का गिलास है ये, ठीक है, इसमें पानी आपने इतना लिया हुआ है, 1 चम्मच आपने सॉल्ट डाला, आपने इसको डिज़ोल्व किया, हल किया, चम्मच चलाया, थोड़ी देर बाद ये 1 चम्मच नमक इस पानी में गायब हो गया। आपने 1 चम्मच और डाला नमक का इसके अंदर, उसको चलाया, चलाते रहे, थोड़ी देर बाद वो भी गायब हो गया, यानी कि डिज़ोल्व हो गया, अब जब आपने तीसरा चम्मच इस पानी के अंदर डाला, आप इस चम्मच को हिला रहे हैं, लेकिन सॉल्ट जो है वो आपको नज़र आ रहा है, वो डिज़ोल्व हो ही नहीं रहा। आप कितना भी हिला लें, लेकिन वो सॉल्ट इसमें आपको नज़र आता रहेगा। आप बोल रहे हैं 2 चम्मच तो हल हो गए, तीसरा चम्मच जो है वो हल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पानी की जो गुंजाइश थी, जो सैचुरेशन थी पानी की, इतने पानी की, आधे गिलास पानी की, वो सिर्फ कितनी थी, 2 चम्मच थी, बस 2 चम्मच थी। उससे ज़्यादा वो वाटर जो है उसके अंदर गुंजाइश अब नहीं है कि वो मज़ीद अपने अंदर जो है वो नमक को आने दे। समझ में आ रही है बात आपको? एग्जैक्टली यही बात होती है कि वाटर वेपर जब आते हैं तो ये सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड। अभी भी ये बात क्लियर नहीं हो रही होगी, मुझे इसको और समझाना पड़ेगा, इसलिए ज़रा आप इस वेपर वर्ड को समझ लीजिए। अगर आप किसी से पूछेंगे वाटर वेपर क्या है तो वो बोलेंगे गैस है भाई। नहीं भाई, गैस नहीं है, गैस जैसी है वाटर वेपर या सिंपली वेपर। अगर आप किसी से पूछेंगे, सिर्फ वाटर के वेपर्स नहीं होते, और बहुत सारी चीज़ों के वेपर्स होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। विक्स जो है, जो आप सीने पे लगाते हैं, बच्चों को लगाते हैं विक्स, उस पर भी देखें विक्स वेपर अब लिखा होता है। तो विक्स जो है उसके भी वेपर्स बनते हैं, जैसे जैसे आप उसको लगाते हैं ना उसके वेपर्स बनेंगे, ठीक है, और हवा में शामिल होंगे, आप सांस खींचेंगे, आपकी सांस के ज़रिए वो वेपर्स नाक में जाएंगे और आपके सीने को साफ़ करेंगे। तो वो विक्स के वेपर्स हैं, यहाँ वाटर के वेपर्स हैं। अब हवा में कोई भी चीज़ उड़ने वाली होगी तो क्या हम उसको गैस कहेंगे भाई? सोचने वाली बात है।
अब हवा में तो जहाज़ भी उड़ता है, तो जहाज़ को भी आप गैस कह देंगे क्या? हैं? हवा में तो परिंदे भी उड़ते हैं, क्या उन्हें भी हम गैस कह दें? मक्खियाँ भी उड़ती हैं, क्या उनको भी हम गैस कह दें? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। तो वेपर्स जो हैं उनके पास ये क्वालिटी तो है कि वो गैस की तरह इधर से उधर जो हैं वो डिफ्यूज़ हो सकें, डिफ्यूज़ हो सकें, गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह बिखर सकें, गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह हवा में मुंतशिर हो सकें। लेकिन वेपर जो हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो लिक्विड होते हैं या वो सॉलिड होते हैं, गैस नहीं होते, याद रहे, गैस नहीं होते। यानी कि लिक्विड क्या होता है? लिक्विड ड्रॉप, वाटर का जो ड्रॉप है, एक पानी का कतरा, वो आप ले लीजिए, बड़ा है, इससे छोटा कतरा होगा तो आप उसको कहेंगे ड्रॉपलेट। अभी भी आपको नज़र आ रहा है थोड़ा छोटा कतरा हो गया, जैसे अभी मेरे पसीना निकल रहा है यहाँ पर पोर्स में से, तो पसीने के छोटे छोटे कतरे मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये स्वेट ड्रॉपलेट्स हैं, स्वीट नहीं, गलत मत कीजिएगा, स्वीट का मतलब मीठा होता है, पसीने को की प्रोनाउंसिएशन है स्वेट, तो ये स्वेट के ड्रॉपलेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। अब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल स्वेट के क्या हो जाएंगे? ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये ड्रॉप हो गया, फिर ये ड्रॉपलेट हो गया। अब इतने छोटे भी हो सकते हैं ये, और छोटे के मुझे ये नज़र ही नहीं आएंगे, और इतने हल्के हो जाएंगे ये। इसी तरह पानी है, पानी जो है उसका ड्रॉप है, पानी का ड्रॉपलेट है, और इसी तरह ड्रॉपलेट से भी पानी का सबसे छोटा वाला कतरा होता है, ड्रॉपलेट से भी बहुत छोटा होता है, आपको नज़र ही नहीं आएगा, और वो इतना हल्का होता है, इतना छोटा होता पानी है कि वो गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह हवा में एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज़ भी हो सकता है, उड़ भी सकता है, फैल भी सकता है। तो इनको कहा जाता है वेपर्स। इसी तरह सॉलिड के भी वेपर्स होते हैं। कहाँ होते हैं? आपने क्या डस्ट को नहीं देखा? डस्ट क्या है? डस्ट मट्टी, ये डस्ट क्या है? मट्टी है ना भाई, ये मट्टी क्या है? मट्टी क्या गैस है, लिक्विड है? नहीं भाई, मट्टी सॉलिड है। चौक होती है, चौक क्या है? सॉलिड है ना। चौक का पाउडर बना के हवा में उड़ा दें तो चौक का पाउडर जो है वो उड़ जाएगा हवा में, इधर उधर उड़ता फिरेगा, हवा उसको ले जाएगी, वो बहुत हल्का है। लेकिन क्या हवा में उड़ने की वजह से वो चौक का पाउडर जो है, आप उसको क्या बोलेंगे? क्या उसको गैस बोलेंगे? नहीं, उसको आप डस्ट कहेंगे कि ये डस्ट है। तो ये डस्ट और वेपर एक ही चीज़ की दो मुख्तलिफ हालतें हैं, दो मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन फॉर गॉड सेक ये गैस नहीं है। वाटर वेपर इज़ नॉट अ गैस, ठीक है। तो ये वाटर वेपर क्यों? वाटर क्योंकि लिक्विड है, तो वाटर वेपर्स जो हैं ये भी लिक्विड होंगे, लेकिन ये गैस नहीं होंगे। ये बात ज़रा समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर सैचुरेटेड कैसे हो गए वाटर वेपर्स? अब ये थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप थोड़ी सी वेट करें तो मैं आपको समझा दूँ। वाटर वेपर बने किससे? वाटर के ड्रॉपलेट से बने। वाटर के ड्रॉपलेट किससे बने? वाटर के ड्रॉप से बने। देखें ज़रा साइज देखिएगा, वाटर का ड्रॉप आपको नज़र आ रहा है, वाटर का ड्रॉपलेट छोटा सा कतरा भी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इससे भी, ड्रॉपलेट से भी अगर छोटा सा कतरा हो जाए तो वो कहलाएगा वाटर वेपर, इतना छोटा कि वो हवा में उड़ सके। साइज का फ़र्क है तीनों में, साइज का फ़र्क। तो अगर गुंजाइश बाकी ना रहे, मैंने क्या कहा सैचुरेटेड, जिसमें मज़ीद गुंजाइश ना हो, तो वाटर वेपर्स बनने की मज़ीद गुंजाइश अगर ना हो, वाटर वेपर बनने की तो गुंजाइश है। अब ये वाटर वेपर जो थे वो थे किस में थे ये वाटर वेपर? एयर में। कौन सी एयर में? जो कि आपने एक्सेल की और इनहेल की, दोनों में थे। ये इनहेल एक्सेल दोनों में वाटर वेपर हैं। लेकिन जो आप एक्सेल कर रहे हैं, एयर बाहर निकाल रहे हैं आप एयर, उस एयर के अंदर अब इतनी गुंजाइश नहीं है उस एयर के अंदर, क्योंकि एयर देखें, एयर जो है वो मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसेस का, इसमें वाटर वेपर्स भी हैं, लेकिन एयर जो है उसके अंदर कोई गुंजाइश भी तो होगी ना कि वो क्या वो मज़ीद वाटर वेपर्स को अपने अंदर रख सकता है, एकोमोडेट कर सकता है? नहीं। जो एयर आप बाहर निकाल रहे हैं उस एयर के अंदर अब मज़ीद गुंजाइश बची ही नहीं कि उसमें मज़ीद वाटर वेपर समा सकें, रुक सकें। जैसे इस पानी के गिलास में मज़ीद गुंजाइश नहीं थी सॉल्ट को डिज़ोल्व करने की, तो हमने क्या कहा ये सैचुरेटेड है।
सैचुरेटेड हो गया, मज़ीद गुंजाइश नहीं है इसके अंदर, ये वर्ड सैचुरेटेड कहलाता है। तो ये वाटर वेपर क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, मतलब वो एयर जो अंदर है आपके, जो कि अब बाहर आएगी, एक्सहेल होगी, उस एयर में अब इतनी गुंजाइश नहीं बची, जितने वाटर वेपर ब्लड से आने थे एयर में, उसमें शामिल होने थे, हो चुके, वो आखिरी हद है। और वही एयर फिर आपने क्या की, एक्सहेल कर दी, उसको खारिज कर दिया, बाहर निकाल दिया। बहरहाल मैंने सैचुरेटेड वर्ड को समझाने की कोशिश की है, अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बहरहाल आखिरी जो चीज़ अब समझाने वाली है वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, एयर जो है उसका कोई टेम्परेचर भी तो होगा ना, टेम्परेचर भी तो होगा एयर का, टेम्परेचर ऑफ एयर। तो ये इनहेल जो होगी, जो आप एयर इनहेल कर रहे हैं और दूसरी एयर एक्सहेल कर रहे हैं, क्या टेम्परेचर उनका सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा भाई। जो हवा आप ले रहे हैं, जो हवा आप ले रहे हैं उसका टेम्परेचर वही होगा जो कि बाहर एटमॉस्फेयर का होगा। अगर गर्मियों के दिन हैं तो हवा जो है वो आप एक्सहेल करेंगे, हवा जो आप इनहेल करेंगे वो गर्म हवा होगी, और अगर सर्दियों के दिन है तो हवा जो आप इनहेल करेंगे वो ठंडी हवा होगी। लेकिन जो एक्सहेल एयर होगी, जो आप बाहर निकालेंगे, उसका टेम्परेचर क्या होगा? उसका टेम्परेचर वही होगा जो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, वही उस एक्सहेल एयर का टेम्परेचर होगा। और आपको पता है कि एडल्ट ह्यूमन बीइंग जो हैं उनका बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये है। अगर फ़ारेनहाइट में लें तो मर्द और औरत में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, औरतों का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है एडल्ट का, और मर्दों का कम होता है। ठीक है, मर्दों का होता है तकरीबन 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मर्दों का होता है, और औरतों का होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस में आप दोनों का सेम कंसिडर कर लें, 37 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज है, और यही होगा उस एक्सहेल एयर का टेम्परेचर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। 2-3-4 वीडियोस और रह गए, फिर इसके सॉल्यूशंस जो हैं उसकी तरफ भी आएंगे। दुआ में याद रखिएगा, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।